एम एस डी मैथ सेल। आज हम कल जहाँ तक हमने पढ़ा उससे आगे स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड। नंबर सिस्टम के पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था संख्याओं के बारे में परिभाषा है और उस संख्या कितने प्रकार की क्या होती है। आज हम नंबर पार्ट सेकंड में सीखेंगे उन संख्याओं का योग करने के फॉर्मूले। तो फर्स्ट फॉर्मूला आता है n प्राकृत संख्याओं का योग। n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n कोष्ठक n प्लस 1/2। यह होता है फॉर्मूला n प्राकृत संख्याओं का योग। जो लगातार संख्या होगी उनके प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n कोष्ठक n प्लस 1/2। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग वो कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास n होता है अंतिम संख्या। n क्या होता है? अंतिम संख्या। यहाँ अंतिम संख्या क्या है हमारे पास? यहाँ अंतिम संख्या 50। तो 50 कोष्ठक 50 प्लस 1/2। 2 का भाग 50 में 25 बार, 25 कोष्ठक 50 और 1 51। अब 25 को 51 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1275। ये होगा n प्राकृत संख्याओं के लगातार जो 1 से लेकर 50 तक की संख्या उनका योग। नेक्स्ट सेकंड, a से लेकर b तक लगातार संख्याओं का योग। a से b तक की लगातार संख्याओं का योग। जब आपको देगा a से b तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना तो उसका फॉर्मूला होता है, जो संख्या दे रखी है a और b उन संख्याओं का योग ब्रैकेट दोनों संख्याओं का अंतर और प्लस का 1/2। दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का अंतर में 1 जोड़ना, उसके बाद 2 का भाग देना। जैसे कि 25 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना। 25 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो इसका योग ज्ञात करने के लिए हम कैसे योग ज्ञात करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? योग कोष्ठक अंतर प्लस 1/2। योग 25 प्लस 80 दोनों का योग। उसके बाद ब्रैकेट अंतर 80 माइनस 25 दोनों का अंतर और प्लस का 1 और उसमें हम भाग देंगे 2 का। दोनों योग कितना हुआ? 80 और 25 का योग 105 और दोनों का अंतर 80 में से 25 घटाएंगे और उसके बाद प्लस का 1 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 56। और 56 में कितने का भाग देना? 2 का। 2 का भाग 56 में कितने बार जाएगा? 28 बार। अब आपको गुणा करना है 105 को 28 से, तो आपके पास आएगा 2940। जो ये होगा संख्याओं का योग। 25 से लेकर 80 तक की संख्या का योग कितना होगा? 2940। अभी हमने 25 से लेकर 80 तक संख्याओं का योग ज्ञात किया, जो एक फॉर्मूला बताया था उससे योग ज्ञात किया था। अब इसके अलावा और भी इसका सेकंड मेथड भी है जिससे योग ज्ञात कर सकते हैं हम संख्या का, जो हमने अभी फर्स्ट में ली थी। अब हम सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड के लिए जो हमने सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला ज्ञात किया था, लगातार संख्याओं का योग n कोष्ठक n प्लस 1/2, तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। और इसे ज्ञात कैसे करेंगे? इसे ज्ञात करने के लिए आपको पहले 1 से लेकर 80 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से 80 तक की संख्या होगा तो 1 से 80 तक की संख्या का योग कितना होगा? n का मान हमारे पास कितना है? 80 कोष्ठक 80 प्लस 1/2। 2 का भाग 80 में 40 बार। 40 को 80 और 81 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3240। अब हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 25 से लेकर 80 तक की संख्या का योग और हमने ज्ञात किया 1 से 80। 1 से लेकर 24 तक की संख्या का योग, क्योंकि हमें चाहिए 25 से लेकर 80 तक की। तो इस 1 से लेकर 80 में से आगे वाली 24 संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 से लेकर 80 तक की संख्या का योग। तो सेम फॉर्मूला ये, n का मान हमारे पास 24 कोष्ठक 24 प्लस 1/2। 24 गुणा 24 और 1 25/2। 2 का भाग 24 में 12 बार और 12 को 25 से गुणा किया तो हमारे पास आया 300। कितना आ रहा है हमारे पास 300, जो कि 1 से लेके 24 तक, और हमें चाहिए 25 से लेके
80 तक की संख्याओं का योग। तो इसका योग ज्ञात करने के लिए पूरे में से जो हमारे पास 1 से 24 तक है ज्ञात किया वो घटाएंगे। तो 3240 माइनस 300 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2940 जो संख्याओं का योग हो। जो हमने अभी फर्स्ट विधि से किया उस समय 2940 है और इस मेथड से भी कितना आएगा 2940। रुको, लगातार n सम संख्या का योग, सम संख्याओं का योग। अभी हमने पढ़ा था लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग जो कंटिन्यू संख्या थी। अब हमारे पास है लगातार n संख्याओं का योग, तो उसका फॉर्मूला होता है x x प्लस 1। यहाँ x मान है सम संख्या, यहाँ x क्या है सम संख्या। सम संख्या कितनी है हमारे पास वो है x का मान। तो हमें पूछा है जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 1 से 80 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर 80 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमारे पास इसमें देखनी सम संख्या कितनी, और सम संख्या कितनी होती है, सम संख्या जितनी भी संख्या होगी उसकी आधी होगी, क्योंकि 2 4 6 8 10 इस प्रकार एक छोटी एक संख्या आती है तो 80 का आधा हो जाएगा हमारे पास 40। तो सम संख्या कितनी हो गई हमारे पास 40। तो x का मान कितना हो गया हमारे पास 40, और फॉर्मूले से ये हो गया तो 40 कोष्टक 40 प्लस 1, 40 कोष्टक का अर्थ गुणा और 40 प्लस 1 41, इसको गुणा करना दोनों को कितना हो जाएगा 1640, 1640। नेक्स्ट लगातार n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अभी हमने ज्ञात किया था सम संख्याओं का योग, अब हम ज्ञात करेंगे लगातार n विषम संख्याओं का योग। उसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर। हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 1 से लेकर 80 तक की सम संख्याओं विषम संख्याओं का योग, 1 से लेकर 80 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग x वही होगा। वहां था पिछले वाले क्वेश्चन x सम संख्या थी, यहाँ x हो जाएगी विषम संख्या, x क्या हो जाएगी विषम संख्या। और विषम संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, विषम संख्या ज्ञात करने के लिए जितनी भी संख्या हो उसका आधा करेंगे। 80 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास 40, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40। तो x का मान कितना गया 40, तो 40 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर करते हो 40 को 40 से गुना करना तो कितना हो जाएगा 1600। यहाँ तो हमारे पास लगातार n सम संख्या ले रहे विषम संख्या ले रहे, ये लास्ट वाला सम डिजिट आ रहा है, सम संख्या आ रही है तो हम इसका आधा कर सकते हैं। यदि यहाँ पर 80 की जगह 79 आएगा तो हम यहाँ करेंगे 79 प्लस 1/2, 80/2, तो हमारे पास कितना देगा 1600। यह होगा केवल विषम संख्या में, और सम संख्या में -1 करेंगे 79 माइनस 1, तो 78 से लेकर सम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट n लगातार n संख्याओं का योग दे रखा है, n संख्याओं का योग दे रखा है और आप दे रखा योग दे रखा है और आपको पूछा गया मध्य वाली संख्या ज्ञात करो। ज्ञात क्या करना, मध्य वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो मध्य वाली संख्या ज्ञात करने के लिए, मध्य वाली संख्या ज्ञात करने के लिए योग में n का भाग देना। योग में n का मतलब कितनी संख्या दे रही है उसका क्या देना भाग। जैसे कि आप एक एग्जांपल दे रखा है लगातार 5 सम संख्याओं का योग, 5 सम संख्याओं का योग 60 है, तो मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य वाली या बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, योग में योग कितना देगा हमारे पास 60, 60 में n का भाग देंगे, n हमारे पास कितना है 5, 60 में 5 का भाग कितना बन रहा है 12 भाग, तो बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी 12। n प्राकृत संख्या के, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब हमें ज्ञात करना है प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। उसके लिए हमें फॉर्मूला याद करना होगा n प्राकृत संख्या वर्गों योग, n का शुरू से लेके जहाँ तक दे रही उस संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1/n
6। ये होता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग याद करने का फॉर्मूला। हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो n का मान हमारे पास कितना है? 20। 20 कोष्टक 20 प्लस 1, 20 गुणा 2 प्लस 1 अपॉन 6। 20 प्लस 1 21, 20 और 20 को 2 से गुणा किया 40, 40 को 1 से गुणा किया 41 अपॉन 6। 6 का भाग। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन को क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2870। इसमें भाग लेके सॉल्व करना और फिर गुणा करना तो आंसर आएगा 2870, जो हमारे पास हो जाएगी 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। नेक्स्ट n सम संख्याओं के n सम संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग। पहले था लगातार संख्याओं का योग, अब हमारे पास है सम संख्याओं का योग। और सम संख्याओं का योग याद करने का फॉर्मूला था n कोष्टक n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। n होगा अंतिम संख्या, कितनी संख्या दे रही है उसका, जैसे कि हमें याद करना 2 से लेकर 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर, 2 से लेकर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस प्रकार लेके हमें 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर का योग याद करना। तो हमारे पास n का मान कितना आ जाएगा 20। तो 20 कोष्टक 20 प्लस 1, 20 प्लस 2 अपॉन 6। n का मान कितना आ जाएगा आपके पास 20। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 20 गुणा 20 प्लस 1 21, 20 और 2 22 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी को सॉल्व करेंगे, 2 का भाग 10 बार चला जाएगा, 2 का भाग 3 बार जाएगा, इसमें 7 बार जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास 10 गुणा 7 गुणा 22। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1540, जो इसका क्या हो जाएगा वर्गों का योग। सम संख्याओं के वर्गों का योग, उसका फॉर्मूला होता है x कोष्टक 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। यह होता है n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब हमें ज्ञात करना है 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से 29 तक की संख्याओं के वर्गों के योग, और वह भी कौन सी होनी चाहिए संख्या विषम, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस प्रकार लेके हमें 29 तक का स्क्वायर ज्ञात करना। और अभी बताया था x का मान क्या होता है, x का मान होता है n, तो होता है अंतिम मान, n होता है अंतिम मान और अंतिम संख्या है, और x होता है संख्या, नंबर ऑफ संख्या, संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी होती है, वो आता है x। तो यहाँ पर x हो जाएगा विषम संख्या, x क्या हो जाएगा विषम संख्या। और विषम संख्या हमारे पास कितनी है, 1 से लेकर 29 तक में विषम संख्या कितनी होगी, 30 की आधी हो जाएगी, और 30 की आधी कितनी होती है हमारे पास 15। तो विषम संख्या कितनी होगी आपके पास 15। और ये मान आपको इसके अंदर रखना 15 कोष्टक 4 गुणा 15 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। 3 का भाग 15 में कितने बार चला जाएगा, 5 बार। 5 गुणा 4 और 15 का स्क्वायर 225 को 4 से गुणा करना और माइनस का 1 अपॉन कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे तो 4495 आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा 4495। अब हम लेंगे n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्राकृत संख्या के घनों का योग। अभी हमने वर्गों का योग पढ़ा, अब घनों का योग पढ़ेंगे। घनों का योग, घन का अर्थ है क्यूब। अब घनों का योग n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, जो लगातार संख्या होगी उसका योग याद करने का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2। जो प्राकृत संख्याओं का योग था वही सेम फॉर्मूला, लेकिन इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका स्क्वायर, n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब हम लेंगे 1 से लेके 10 तक का क्यूब का योग, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस प्रकार लेके हमें 10 तक का क्यूब ज्ञात करना और इसका योग ज्ञात करना। तो योग ज्ञात करने के लिए n का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 10, n का मान कितना हो जाएगा, अंतिम संख्या कितनी है 10, इन सब का योग ज्ञात करना। तो 10 कोष्टक 10 प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर, तो 2 का भाग 10 में 5 बार चला जाएगा,
5 गुणा 10 और 1 कितना होगा 11 और इसका स्क्वायर 11 को 5 से गुणा किया 55 और 55 का स्क्वायर होता है आपके पास 3025। वो कैमरा क्लियर। हाँ, अब हम आगे लेंगे प्रथम n सम संख्या के घनों का योग, सम संख्याओं के घनों का योग। अभी लगातार थी, अब सम संख्याओं के घनों का योग, उसका योग याद करने का फॉर्मूला होता है 2x स्क्वायर कोष्टक x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर कोष्टक x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये होता है n संख्याओं के घनों का योग। x होता है सम संख्याओं की, सम संख्या कितनी है हमारे पास, x क्या होगा नंबर ऑफ संख्या, सम संख्या कितनी है कुल सम संख्या ज्ञात, कुल सम संख्या कितनी है वो हो जाएगा x। अब हम ले रहे 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, सम संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग याद करना हमें सम संख्याओं का। तो इसके लिए हमारे पास सम संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ x, सम संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 20/2, 20/2 कितना हो गया आपके पास 10, तो x का मान कितना हो गया 10, तो 2 कोष्टक 10 का स्क्वायर 10 प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे 2 गुणा 10 का स्क्वायर होता है 100 और 10 प्लस 1 11 का स्क्वायर होता है 121। अब इसको गुणा करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24200। ये होगा इसके 20 तक की सम संख्याओं के घनों का योग। नेक्स्ट प्रथम एन विषम संख्याओं के घनों का योग, विषम संख्या के घनों का योग। अभी था सम संख्या के घनों का योग, अब है विषम संख्याओं के घनों का योग। तो फॉर्मूला होगा x स्क्वायर कोष्टक 2x स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला क्या होगा x स्क्वायर कोष्टक 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हम लेंगे 1 से लेकर a का क्यूब, विषम संख्या लेनी 3 का क्यूब 5 का क्यूब, इस प्रकार हमारे पास होगी संख्या 29 तक। 23 का स्क्वायर, कितनी भी संख्या ले सकते हैं क्वेश्चन में, कुछ भी संख्या आ सकती है 1 3 5 23। विषम संख्या लेनी, विषम संख्या कितनी भी ले सकते हैं, हम यहाँ लेंगे 1 से लेके 23 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग। घनों का अर्थ होता है क्यूब और उसका योग याद करना। तो योग याद करने में फॉर्मूला हमारे पास x कोष्टक 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें ज्ञात करना x का मान, और x हमारे पास यहाँ अंतिम संख्या विषम संख्या, और x का मान ज्ञात करने के लिए संख्या के स्क्वायर में 2, संख्या में 2 का भाग देते हैं। यहाँ 23 में 2 का भाग नहीं जाता, तो 23 प्लस 1/2, तो 24/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 12। अब हमारे पास संख्या कितनी हो गई 12 का स्क्वायर कोष्टक 12 गुणा, यहाँ पर क्या है 2 गुणा 12 का स्क्वायर, 2 गुणा 12 का स्क्वायर माइनस 1। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 144 गुणा 2 गुणा 12 का स्क्वायर, 2 गुणा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 144 गुणा, अब 2 को 144 से गुणा करके माइनस 1 करना, तो हमारे पास आ जाएगा 287। कितना आ जाएगा आपके पास 287। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 41,328। तो इनको गुणा करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 41,328। नेक्स्ट अब हम अगला लेंगे किसी भी पहाड़े के योग याद करना, किसी भी पहाड़ों का योग, किसी भी पहाड़ टेबल होती है उसका योग याद करना, या फिर आप पूछ सकते हैं किसी भी संख्या के n तक का गुणज, किसी भी संख्या के n तक गुणज का योग, n तक गुणज का योग, ये हमें ज्ञात करना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या है हमारे पास, किसी भी पहाड़ा, कोई भी पहाड़ा दे सकता है, दो की टेबल 6 तक कोई भी दे सकते हैं, उस टेबल के संख्याओं का योग याद करना। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है xn कोष्टक n प्लस 1/2। फॉर्मूला क्या होता है xn कोष्टक n प्लस 1/2। x होगी हमारे पास संख्या कितनी है, किस टेबल ले रहे हम, x होगी जो कौन सा पहाड़ है, किस संख्या का गुणज है,
वो होगा किसी भी संख्या का गुणज। किस संख्या का गुणज है वो संख्या हो जाएगी x, और n हो जाएगा हमारे पास कितना होना चाहिए, किस तक का गुणज होना चाहिए, n गुणज कितना गुणज है वो हो जाएगा। जैसे कि हमें लेना है 7 का 6 गुणज का योग, 7 का 6 गुणज का योग ज्ञात करना। हमें 7 की टेबल 6 तक बोलने के बाद हम सब संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो हमारे पास x हो जाएगा 7, x हो जाएगा 7 क्योंकि वो संख्या किसी भी संख्या, तो x कितने हो गए 7, और n हो जाएगा गुणज, तो n कितना हो जाएगा 6। तो ये मान हमें इस फॉर्मूला में रखना है, 7 गुणा 6 ब्रैकेट 6 प्लस 1/2, 2 का भाग 6 में 3 बार, 7 को 3 से गुणा करना 21, 21 गुणा 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 21 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 21 को 7 से गुणा करोगे तब 147, तो योग कितना हो जाएगा 147। अब नेक्स्ट हम याद करते हैं 1 से n तक की लगातार संख्याएं, 1 से n तक की लगातार एकांतर धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्या है उसको सरल करना है। जैसे 1 से लेके n तक की लगातार एकांतर प्लस या माइनस की संख्या चल रही, लगातार एक बार प्लस और एक बार माइनस आ रहा, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले होता है विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए लगातार संख्या, विषम संख्या का होता है अंतिम संख्या विषम है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2, यह तो होता है विषम संख्या। और सम संख्या का फॉर्मूला होता है, सम संख्या का फॉर्मूला होता है -n/2। सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है -n/2, विषम संख्या के लिए n+1/2 और सम संख्या के लिए -n/2। तो हम एक संख्या लेते हैं +1 + 2 1 -2 + 3 -4 + 5, इस प्रकार लगातार संख्या चल रही है और लास्ट संख्या आ रही है 201। हमें 1 से लेके 201 तक की लगातार संख्या है, और लेकिन एकांतर चिन्ह चेंज हो रहा है, प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार प्लस माइनस चल रहा है, लगातार संख्या रही, उसका योग ज्ञात करना। तो उसका योग ज्ञात करने के हमारे पास n का मान कितना है 201, तो यहाँ लिख दिया 201 + 1/2, 201 + 1/2, 201 + 1 202/2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 101। तो इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 101। इसी प्रकार लगातार n संख्या लेकिन प्लस और माइनस आ रहा है, कैसे माइनस प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4, इस प्रकार लगातार संख्या, लास्ट संख्या आ रही है आपके पास 200। लास्ट संख्या कितनी आ रही है 200, और इन संख्याओं के योग ज्ञात करना। हमारे पास n लास्ट सम संख्या और यहाँ n लास्ट विषम संख्या थी, तो ये फॉर्मूला लगा है। यहाँ n लास्ट 200 है तो 200 के लिए ये लगेगा, तो क्या होगा -n 200/2, 200/2 कितना हो जाएगा -100, तो इसका योग आएगा -100, और 201 तक का योग आएगा 101, जो किसमें आएगा प्लस में। अभी हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। n होता है अंतिम पद, n क्या होता है अंतिम पद, ये पद ज्ञात करना। इसके लिए फॉर्मूला होता है Tn = a + n-1/d। यहाँ Tn है जो nवां पद है, जो हमारा nवां अंतिम पद होता है, वो पद ज्ञात करना होता है। उसके लिए nवां पद लेते हैं a + n-1/d। अब हमारे पास एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमें समझ आ जाए। जैसे कि एक एग्जांपल ले रखा है 2 7 12 17, इस प्रकार इसका 15वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना, 15वां पद हमें ज्ञात करना है। ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रही है। समांतर श्रेणी होता है जिसके प्रत्येक पद के बीच अंतर समान हो। प्रत्येक पद के बीच क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। इन सब के बीच अंतर कितने का है 5 का, यहाँ पर भी 5 का, यहाँ पर भी 5 का। इस प्रकार एक श्रेणी चलती है जिसका अंतर बराबर होता है। तो यहाँ a हो जाएगा प्रथम पद, a होता है प्रथम पद, और प्रथम पद हमारे पास कितना है 2, और उसके बाद होता है n होता है nवां पद जो हमें ज्ञात करना होता है। n का मान हमारे पास कितना है 15, अंतिम पद जिसको हम बोल सकते हैं अंतिम वा पद, जो nवां पद है, जो अंतिम वा पद है 15। और इसके बाद होता है d होता है इसके बीच का अंतर। d क्या होता है अंतर, जो सबके बीच सेम अंतर आएगा 2 - 7, 7 - 2 कितना हो गया 5, जो अंतर क्या आएगा
सेम आएगा। ये मान आपको इस फॉर्मूला में रखना है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस n का मान 15 है माइनस 1 और d का मान है 5। 2 प्लस 15 में से 1 है 14 गुणा 5, 2 प्लस 14 गुणा 5, 2 प्लस 14 को 5 से गुणा किया 70, 70 और 2 कितना हो गए 72। तो हमारे पास 15वां पद कितना आ जाएगा 72। जो यहाँ पर इस प्रकार श्रेणी चलते हुए लास्ट 15वां पद आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 72, 72। नेक्स्ट अब हमें ज्ञात करना गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a r की घात n माइनस 1, a r की घात n माइनस 1। nवां पद जो अंतिम पद ज्ञात करना उसका फॉर्मूला होता है tn बराबर a r की घात n माइनस 1। यहाँ a होता है प्रथम पद, r होता है यहाँ r, a r की घात n माइनस 1, r और n होगा अंतिम पद और r हो जाएगा इसके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस करना है, यहाँ डिफरेंस नहीं होगा यहाँ डिवाइड होगा। जैसे कि गुणोत्तर श्रेणी लेते हैं हम 4, 8, 12, 16, 32, 64, इस प्रकार हमें 10वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद ज्ञात करना 10वां पद। r हो जाएगा जो इसके बीच का सर्व अनुपात, r होता है सर्व अनुपात, इनका बीच का अनुपात कितना होगा, दोनों से कितने बार डिवाइड होगा वो होगा सर्व अनुपात। a हो जाएगा प्रथम पद, a प्रथम पद हमारे पास कितना है 4 और उसके बाद r हमारे पास होता है सर्व अनुपात, सर्व अनुपात, सर्व अनुपात हमारे पास कितना हो जाएगा दोनों के बीच का अंतर 8/4, दोनों को डिवाइड करने के बाद अनुपात कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 8 में 4 का भाग दिया कितना बार आएगा 2, तो अनुपात कितना है हमारे पास 2 और n हो जाएगा अंतिम पद और अंतिम पद हमारे पास कितना है 10। अब इस समीकरण में वैल्यू रखना, इस फॉर्मूला को सॉल्व करना। a की वैल्यू है 4 गुणा r की वैल्यू 2 और n माइनस 1, n की वैल्यू 10 माइनस 1, तो हमारे पास क्या होगा 4 गुणा 2 की घात 9, इसको सॉल्व करेंगे 4 गुणा 2 की घात 9, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 512। कितना आएगा 512। अब हमें 4 को 512 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2048। ये क्या आ गया हमारे पास 2048। ये हमारे पास आ गया इसका योग जो अंतिम nवां पद 10वां पद वो कितना आ जाएगा 2048, ये जो अंतिम पद 10वां पद आ जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे जो संख्या में हमें काम आती है। इंपॉर्टेंट बातें क्या हो, जैसे कि हमारे पास संख्या पद्धति में एक अंक की संख्या कितनी होगी, एक अंक की संख्या कितनी है टोटल संख्या पद्धति में एक अंक की संख्या कितनी है। एक अंक की संख्या ये होती है 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार। तो एक अंक की संख्या कितनी है 9, 1 से लेकर 9 तक की होती है 9 संख्या। फिर आता है संख्या पद्धति में दो अंक की संख्या का अर्थ होता है 10, 11, 12 इस प्रकार 99 तक होती है। और 10 और 99 के बीच की संख्या दो अंकों की संख्या होती है, तो दो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 90। दो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 99 है, 99 में से ये 9 घट जाएगा तो एक अंक की संख्या तो कितनी बचेगी हमारे पास 90। अब हमें ज्ञात करना संख्या पद्धति में 3 अंक की संख्या, कितने अंक की संख्या 3 अंक की संख्या कितनी होगी 3 अंक की संख्या, तो 3 अंक की संख्या होगी 100 से लेके 999 तक। कितने से लेके होगी 100 से लेके 999 तक। तो ये 3 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 900। कितनी हो जाएगी 900। इस प्रकार अब आपको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, एक अंक की संख्या 9, 10 से गुणा के 90, 100 से गुणा के 900। अब आपको 4 अंक की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी 9000। 4 अंक की संख्या कितनी हो जाएगी 9000। अब आगे संख्या पद्धति में 1 से लेके 100 तक की संख्या में, 1 से लेके 100 तक की संख्या में कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक कितने हैं, कुल अंक 1 से लेके 100 तक की संख्या में कुल अंक, जैसे कि 1, 11, 21 तो कुल अंक होते हैं। इनको अंकों को ज्ञात करना 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार 1 से लेके
100 तक में कुल अंक कितने होंगे 192 192 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कुल अंक हम इस प्रकार काउंट करें 1 2 3 4 5 ये 5 हो गए, ये डबल अंक है तो 2 अंक काउंट होगा, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे 192। ये हो जाएंगे हमारे पास कुल अंक 1 से लेकर 100 तक की संख्या में। अब 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 1 से लेकर 100 तक की संख्या में जीरो कितने होंगे 1 से लेके 100 तक की संख्या में शून्य जीरो या शून्य कितने हैं 1 से लेके 100 तक की संख्या में जीरो या शून्य, तो जीरो या शून्य 10 में आता है 20 में आता है 30 में आता है 40 में आता है, तो इस प्रकार कुल शून्य कितने हो जाएंगे 11। कौन कौन से आएंगे 10 20 30 इस प्रकार, ये 1 0 2 0 3 0 इस प्रकार 10 से लेके 90 तक ये हो गए 9 जीरो, और फिर 100 में 2 जीरो आते हैं तो 9 और 2 11 जीरो, तो शून्य कितने हो जाएंगे 11। 1 से लेके 100 तक की संख्या में 1 से लेके 100 तक की संख्या में एक अंक कितने बार आएगा, एक अंक कितने बार आएगा 1, तो एक देखो यहाँ पर आ रहा है 1 शुरू में 1 आ रहा, फिर 11 से लेके 20 तक में 9 आ रहा, 19 तक में ये 9 1 हो गए, ये 1 हो गए 10, फिर ऊपर वाली लाइन 1 से लेके 1 तक, तो इसमें कुल एक संख्या हो जाएगी 21 बार। कितने बार हो जाएगी 21 बार। 1 से लेके 100 तक की संख्या में बाकी वाले बचे अंक शेष अंक प्रत्येक अंक जो शेष बच गए, प्रत्येक अंक 0 और 1 के अलावा जो भी संख्या पीछे बच गई वो प्रत्येक संख्या 20 बार आती है। तो यहाँ पर 0 आएगा 11 बार, 1 आएगा 21 बार, इसके अलावा जो भी संख्या बची वो कितने बार आएगी 20 बार। अब हम ज्ञात करेंगे इकाई का अंक। कोई भी संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। कौन सा अंक ज्ञात करने का, इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, जैसे कि हमारे पास देगा 28 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 96। अब आपके पास एग्जाम में टाइम कम रहता है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन में केवल आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए इस सब को कैलकुलेशन करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको शॉर्ट करने के लिए हमें केवल इकाई के अंक को ही गुणा करना। कौन से अंक को गुणा करना, केवल इकाई के अंक को। इकाई का अंक जैसे कि हमारे पास यहाँ 8 है, यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ इकाई का अंक 7 है, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 6। तो इनको गुणा करते हैं। कैसे गुणा करेंगे, हम यहाँ पे गुणा करेंगे 6 को 7 से गुणा किया 42, कितना हो 42। इसमें इकाई का अंक कितना गया 2, इकाई का अंक कितना गया 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को अब 8 से गुणा किया तो 32, तो हमारे पास इकाई का अंक कितना गया 2। तो इकाई का अंक इस प्रकार ज्ञात करते हैं, केवल उस संख्याओं को गुणा करना इकाई के अंक को ही, तो सिंगल डिजिट को गुणा करते हम इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। और इकाई का अंक जैसे किसी घात का इकाई का अंक ज्ञात करना, घातांक की संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना, घातांक की संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। तो घातांक की संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो भी घात दे रखी है, किसी भी संख्या की घात में, किसी भी संख्या की घात जो भी दे रखी है उस घात में, किसी भी संख्या की घात में 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है। जो भी हमें कोई भी संख्या दे रही है उसकी घात में 4 का भाग देना है। 4 के भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही हमारी उस संख्या की घात होगी। जो भाग देने पर शेष बचता है वही उस संख्या की घात होगी, उस संख्या की घात होगी। अब उस संख्या की घात कैसे, अब किसी संख्या में 4 का ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि वह संख्या 4 के बाद रिपीट हो रही है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 ये संख्या आ गई, उसके बाद 0, फिर वापस ये 2 4 6 इस पर आगे आ जाएगा 16, 2 के टेबल इस प्रकार नहीं, यहाँ 18 आएगा तो ये 8 आएगा, फिर 20 तो ये 0 आ गया। तो 4 अंक के बाद उस संख्या की क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हम 4 संख्या के बाद 4 का, इसीलिए 4 का भाग देते हैं। 4 के भाग के बाद जो शेष होता है, यदि शेष 1 बचता है तो उसकी घात भी कितनी होगी 1 होगी। यदि शेष 2 बचता है तो उसकी घात भी कितनी होगी 2। यदि शेष 3 बचता है तो घात भी कितनी हो जाएगी 3।
और शेष आपका 0 बचता है, 4 शेष नहीं बचे क्योंकि 4 का भाग दे रहे तो शेष 0 बचता, तो उसकी घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? घात 4 हो जाएगी। अब हम एक एग्जांपल लेके इसको सोल्व करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेके इसको सोल्व करेंगे, घात याद करने का तरीका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। एग्जांपल लेते हैं हम, कैसा भी ले सकते हैं, जैसे कि 34 की घात 35 मल्टीप्लाई 243 की घात 44 मल्टीप्लाई 99 की घात 728। अब हमारे पास इतनी बड़ी घात है, इसको सॉल्व करते हुए हमें इकाई का अंक ज्ञात करना। कौन सा अंक ज्ञात करना? इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? टाइम भी कम है और हमारे पास घात भी बहुत बड़ी, 728 हम घात ज्ञात कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास घात दे रखी है 34 की घात 35, तो हम क्या करेंगे? 35 को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? 35 में हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास भाग कितने बार जाएगा? 8 बार भाग जाएगा। और शेषफल कितना बच जाएगा हमारे पास? 2। 4 का भाग 35 में 8 बार जाएगा, 8 चौक 32 होता है। और शेषफल कितना बच जाएगा? 3। शेषफल कितना बचेगा? 3। 2 नहीं बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। अब हमें देना 44 में 4 का भाग, तो भाग पूरा जाएगा 11 बार और शेषफल कितना बच जाएगा हमारे पास? 0। अब देना 728 में 4 का भाग देंगे तो भाग पूरा जाएगा। अब कैसे पता चला इसमें 4 का भाग पूरा जाएगा? अभी हमने पीछे वाले पार्ट में जो हमने नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, उस फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था जो 4 की भाजकता का नियम क्या था? लास्ट वाले 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा जाता है, तो उस संख्या में 4 का भाग क्या जाएगा? पूरा। यहाँ 28 में 4 का भाग पूरा जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग क्या जाएगा? पूरा जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा हमारे पास? 0। शेषफल कितना बच गया? 0। अब इसमें जो ये शेष है वो घात अब इस संख्या के ऊपर लगाएंगे हम। तो 34 की घात 3 मल्टीप्लाई 243 की घात 0 का अर्थ होता है 4। मैंने अभी बताया था जब भी 0 शेषफल बचता है तो उसकी घात लेंगे 4 और 99 की घात 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 9 की घात 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 4 की घात 3 कितना होता है? 64। 3 की घात 4 का मतलब 3 को 4 बार लिखा हुआ और इनको गुणा करना। तो 3 को 3 से गुणा किया 9 को 3 27, 27 को 3 से गुणा किया 81। इसी प्रकार 9 की घात 4 है तो 9 को 4 बार गुणा करेंगे तो 81 गुणा 81। कैसे है 81 गुणा? तो 9 को हम 4 बार लिखेंगे, 9 को कितने बार लिखेंगे? 4 बार। 9 को 9 से गुणा किया 81 और 9 को 9 से गुणा किया 81। अब इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो 1 को 1 से गुणा किया 1 को 1 से गुणा किया 1 और 1 को 4 से गुणा किया 4। तो 4 1 1 1 इसको गुणा किया तो हमारे पास इकाई का अंक कितना आ गया? 4। देखो नेक्स्ट अगला हम एक नियम और सीखते हैं। किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घातांकीय संख्या दे रखी है हमारे पास, घातांकीय संख्या, कोई भी घातांकीय संख्या दे रखी है, इसका मतलब कोई भी संख्या की घात। तो घातांकीय संख्या में आधार का इकाई का अंक, घातांकीय संख्या में आधार के इकाई का अंक, यहाँ लाइन क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ बोल रहा हूँ घातांकीय संख्या में आधार के इकाई का अंक 0 1 5 और 6। घातांकीय संख्या में आधार के इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो उस संख्या का इकाई का अंक, उस संख्या के इकाई का अंक हो तो उस संख्या का इकाई का अंक भी 0 1 5 और 6 आएगा, चाहे घात कुछ भी हो, आएगा चाहे घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो सकती है। घात कितनी भी हो, जब इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो उसका आंसर भी 0 1 5 6 आएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 9876 की घात 768। अब इसका इकाई का अंक कितना है? आधार, घातांकीय संख्या है, इसमें आधार 6 है तो इकाई का अंक भी कितना आएगा? 6 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? 6।
अब हम सीखेंगे भाग पर आधारित कुछ क्वेश्चन। भाग पर आधारित कुछ क्वेश्चन, भाग पर आधारित। अब भाग पर आधारित क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए हमें भाग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कहाँ पर क्या आता है वो हमें याद होना चाहिए। कैसे, यहाँ पर क्या आएगा, भाज्य कहाँ आएगा, भाज्य कहाँ आएगा, भागफल कहाँ आएगा, वो हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ आपको पता हमेशा क्या आता है, शेषफल, यहाँ आता है भागफल, यहाँ आता है भाज्य और यहाँ आता है भाजक। ये तो पता था, सब नहीं पता था, अभी आपको ध्यान रखना है। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब इन चारों में एक संबंध होता है, इन चारों में एक संबंध होता है। ज्ञात करने के लिए संबंध क्या होता है, भाज्य बराबर जो बीच में होता है वो किसके बराबर होगा, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। क्या होता है संबंध, भाजक गुणा भागफल गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है इन चारों में संबंध। अब हमें कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, भाज्य ज्ञात करना हो, भाजक भागफल और शेषफल दे रखा। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा आपको, किसी भी संख्या में भाजक आपके पास दे रखा है 17, भागफल दे रखा है 10 और शेषफल दे रखा है आपके पास 27। शेषफल 27 हो नहीं सकता। हम भाजक 17 दे रखा, शेषफल 9 होगा, 17 से कम ही होगा। और वो कुछ भी दे सकता आपको क्वेश्चन में, भाजक दे रखा, भागफल दे रखा, शेषफल आपको पूछा है भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, तो भाज्य, भाज्य ज्ञात करने के लिए होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक को भागफल से गुणा किया, 17 को 10 से गुणा किया, 170 प्लस 9, 170 और 9 कितना होगा, 179। तो हमारे पास भाजक 179, 179, तो हमारे पास भाज्य कितना हो जाएगा, 179। ये तो हम इनमें से कोई एक ज्ञात करने के लिए दे रखा तब ज्ञात कर सकते। अब कभी कभार क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, यदि किसी संख्या में 127 से भाग देने पर, 127 से भाग देने पर शेषफल, यदि किसी संख्या में 127 से भाग देने पर शेषफल, आपको यहाँ पर क्वेश्चन देगा, यदि किसी संख्या में 127 से भाग देने पर शेषफल 95 बचता है, 95 बचता है, तो 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा वो हमें ज्ञात करना है। शेषफल क्या बचेगा वो हमें ज्ञात करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 127 से भाग देने पर शेषफल 95 बचता है, तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको जो शेषफल दे रखा है, उस शेषफल में जो हमें दे रखा है भाजक, जो भाजक दे रखा है उससे भाग देना है। अब किससे भाग देना है, 17 से, भाजक से क्या देना है, भाग। तो शेषफल कितना हमारे पास 95 और इसमें 17 से भाग देना, तो 17 में 95 में 17 का भाग 5 बार जाएगा, 17 5 85 5 बार जाता है, तो शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल बचेगा 95 माइनस 85, 95 माइनस 85 कितना बचेगा, शेषफल 10। तो 17 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 10 बचेगा। नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अभाज्य संख्या ज्ञात करना, उसके बाद संख्या पद्धति के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। हम अब क्या करेंगे, अभाज्य संख्या ज्ञात करना। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखा और बोलता है इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए जो संख्या दे रखी है, जो संख्या दे रखी है, जो संख्या दे रखी है, उस संख्या से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं। जो संख्या दे रखी है उससे बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं, वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल से समझते हैं तो आसानी से समझ आएगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1009, 1009। तो अब यह संख्या हमें ज्ञात करना, अभाज्य संख्या है या नहीं है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, यह हमें ज्ञात करना।
तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है हम इससे जस्ट बड़ी वर्गमूल संख्या, वर्ग संख्या, इससे बड़ी वर्गमूल संख्या कौन सी है, इससे बड़ी वर्गमूल संख्या 1024, कौन सी है 1024, जो इससे बड़ी वर्गमूल संख्या, और ये किसका स्क्वायर है 1024, 32 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 32 का स्क्वायर 1024। तो 32 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, 32 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद कौन सी आ जाएगी 23, 29 और कोई संख्या 31, यही संख्या है 1024। हम क्या ले रहे हैं 1024, 1024 किसका वर्गमूल है 32 का। तो 32 से छोटी सभी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29 और 31, इन संख्या का भाग इसमें देंगे। यदि ये संख्या इनमें से किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है तो ये भाज्य संख्या होगी। यदि ये किसी से भी विभाजित नहीं हो, विभाजित नहीं हो तो यह संख्या अभाज्य संख्या होगी। यह संख्या क्या होगी अभाज्य संख्या। तो अब पता चला अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए जो संख्या दे रखी है उससे जस्ट बड़ी वर्गमूल संख्या, इससे बड़ी वर्गमूल संख्या 1024, वर्ग संख्या कितनी है 1024। तो 1024 से छोटी संख्या कितनी है 32, 1024 का वर्गमूल कितना हमारे पास 32, 32 से सभी छोटी संख्या है जो अभाज्य संख्या उसको लेना और उसका भाग इसमें देना है। तो हमें पता चल जाएगा ये भाज्य है या अभाज्य है। करेंगे विभाजक गुण संख्या और संयुक्त गुणांक। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, किसी भी संख्या दे रखी है उसका विभाजक ज्ञात करना, हमें गुण संख्या ज्ञात करनी है और संयुक्त गुणक ज्ञात करना। ये ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नियम पता होना चाहिए। कैसे ज्ञात करें, जैसे कि आप एग्जांपल दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है 420 का विभाजक गुण संख्या और संयुक्त गुणक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको, विभाजक गुण संख्या और संयुक्त गुणांक ज्ञात करना। तो विभाजक ज्ञात करेंगे हम सबसे पहले। तो विभाजक इन तीनों को किसी को भी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 420 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 420 का क्या ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जो नहीं आता तो इधर ध्यान दे दो, हम सिखा भी देते 420 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जाता है, कितने बार जाता है 210 बार। इसमें भी 2 का भाग जाता है, कितने बार जाता है 105 बार। अब इसमें 3 का भी भाग जाता है, कितने बार जाता है 35 बार। अब इसमें 5 का भाग जाता है 7 बार और 7 का भाग जाता है 1 बार। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गया हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। ये क्या हो गया हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं विभाजक। क्या ज्ञात करते हैं विभाजक। विभाजक क्या होता है, वो किससे विभाजक होगा। तो हमारे पास जो ये अभाज्य गुणनखंड आया उसमें जो नंबर अभाज्य संख्या कितने बार आ रही, जैसे कि 2 बार आ रही तो हम 2 को 1 बार ही लिखेंगे। जो 2 आ रही है 2 बार तो इसको 2 बार लिखा और प्लस 1 कर दिया। 3 कितने बार आ रहा है 1 बार आ रहा है तो इसको 1 बार लिखा और प्लस 1 कर दिया। 5 कितने बार आ रहा है 1 बार आ रहा है तो 1 प्लस 1। 7 कितने बार आ रहा है 1 बार आ रहा तो 1 प्लस 1 और इन सबका गुणा करेंगे। जो संख्या जितने बार आ रही है उसको उतने बार लिख के प्लस 1 करना। 2 बार आए 2 प्लस 1, 3 1 बार आए तो 1 प्लस 1, 5 1 बार आए तो 1 प्लस 1, 7 1 बार आए तो 1 प्लस 1, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2। इन सबको हम गुणा करेंगे। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया 24। तो हमारे पास विभाजक कितना आ गया 24। विभाजक कितना आ गया 24। अब हमें ज्ञात करना रूट संख्या। क्या ज्ञात करना, रूट संख्या होती है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास प्राइम नंबर कितने हैं वो आ जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा रूट संख्या। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास 2 3
5 और 7, तो प्राइम नंबर कितना आ गया हमारे पास 4। प्राइम नंबर कितना आ गया 4। प्राइम नंबर कितना आ गया 4। तो 2 3 5 7 जो भी प्राइम नंबर है वो आ जाएगा टोटल प्राइम नंबर। जो हमारे पास रूट संख्या होगी प्राइम नंबर होगा। हमारे पास प्राइम नंबर कितनी संख्या आ रही है, कौन कौन से प्राइम नंबर 2 3 5 और 7, तो ये हो गया हमारे पास रूट। अब हमने ज्ञात करा संयुक्त गुणक। संयुक्त गुणक क्या होता है, संयुक्त गुणक होता है विभाजक माइनस टोटल प्राइम नंबर। तो हमारे पास विभाजक कितना है, विभाजक है 24 माइनस टोटल प्राइम नंबर। अब यहाँ हमारे पास तो थी प्राइम नंबर कौन कौन से 2 3 4 3 5 7। अब यहाँ पूछा टोटल प्राइम नंबर, तो टोटल प्राइम नंबर कितने 1 2 3 4 5, कौन कौन सा 2 2 3 5 7। यहाँ हमारे पास टोटल प्राइम नंबर कितने 5, तो 24 माइनस 5 कितना हो जाएगा 19। ये हो गया हमारे पास विभाजक संयुक्त गुणक। क्या हो जाएगा हमारे पास संयुक्त गुणक। अगर समझ विभाजक कैसे ज्ञात करते हैं, रूट संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और संयुक्त गुणक। विभाजक जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर में जो नंबर जितने बार होता है उसमें +1 करता है, 2 बार है तो 2 + 1 किया। और प्राइम रूट संख्या होती है, प्राइम नंबर कौन कौन से वो हो जाएगी रूट संख्या, हमारे पास 4 होगा। और हम संयुक्त गुणक ज्ञात करेंगे तो संयुक्त गुणक होता है विभाजक माइनस टोटल प्राइम नंबर। तो विभाजक हमारे पास कितना है 24 और टोटल प्राइम नंबर कितने हैं 5, तो 24 माइनस 5 कितना होगा 19। तो विभाजक कितना गया 19। दोस्तों इसी के साथ हमारी संख्या पद्धति प्रश्नावली पूरी हो गई। संख्या पद्धति से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे, जो भी नियम थे, सारे मैंने बता दिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, उस सॉल्व को हम सोल्व करेंगे। और मेरे YouTube चैनल MSB मैथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जो घंटी का निशान रहेगा उसको जरूर दबाइए, जिससे आगे से आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।